हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे फ्रॉम जैम 2017। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक करली एम सेट दिया है ऑफ ऑल 5x5 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस विद एंट्रीज 0 एंड 1, यानी कि अगर कोई एम बिलोंग कर रहा है सेट पे तो एम क्या होगा, एम एक 5x5 का मैट्रिक्स होगा जिसकी सभी एंट्रीज 0 एंड 1 हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या डिनोट कर रही है, n1 ऑफ m माइनस n नोट ऑफ m। ये क्वांटिटी डिनोट कर रही है कि नंबर ऑफ वन में से अगर नंबर ऑफ जीरोज हम निकाल देंगे, यानी बेसिकली डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ जीरो एंड नंबर ऑफ वन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली मैंने, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस सेट में जाएगी बिकॉज इन्वर्टिबल भी है और इसकी एंट्री 0 एंड 1 है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, इसमें 1 कितने हैं 5 और 0 कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंट डिफरेंट एम चेंज करने हैं और ये डिस्टेंस जो मिनिमम जिस मैट्रिक्स के लिए आ रहा है ना वो बताना है, मतलब कि ये डिस्टेंस मिनिमम कितना हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वन कितने क्लोज आ सकते हैं मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल रहते हुए। मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल जरूर रखना है ना। चलो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वन हम कितने ले सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, सो लेट्स क्योंकि देखो हमें पता है कि अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होती है, तो हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। ओके, सो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, अब इसका अगर इसके लिए अगर ये वाली क्वांटिटी हम निकालें तो इसमें देखो 15 वंस हैं 10 जीरोज हैं, तो ये आ रहा है 5। तो मतलब आंसर 5 या 5 से कम है, 15 तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है। अच्छा, अब मैं कोई इसमें से वन निकाल सकता हूँ, इस तरह से वन निकाल सकता हूँ कि मैं क्या कहते हैं इस डिफरेंस को और कम कर पाऊँ बेसिकली। ठीक है, देखो अगर मैं ये वाला वन निकाल के यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ बेसिकली, अभी भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है क्योंकि अपर ट्रायंगुलर है ना अभी भी, और अपर ट्रायंगुलर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो इसका डिटर्मिनेंट तो अभी भी वन है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब ये अभी भी इन्वर्टिबल है। लेकिन अब डिफरेंस जो है जीरो और वन का वो उसमें कुछ चेंज आया, मतलब कि अब 14 वन हैं और 11 जीरोज हैं। तो अब क्या हो रहा है, कितना हो गया ये 14 माइनस 11, अब की बार 3 हो गया। ठीक है, अच्छा क्या मैं और चेंजेस कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई टू डू दैट। इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब बेसिकली 13 वंस हैं और 12 जीरोस हैं, तो डिफरेंस आ गया 1। ठीक है, अच्छा और भी कर सकता हूँ बट फिर जीरो ज़्यादा हो जाएंगी है ना, और मैं करूँगा तो यहाँ पे फिर 12 ये बचेगा और 13 जीरोज हो जाएंगे, तब भी वन ही आएगा। मतलब जो डिफरेंस है वो मैं वन से कम नहीं कर सकता, और वन से कम इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि टोटल 25 एंट्रीज हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता आधे जीरो हो जाएं और आधे वन हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डिफरेंस वन ही मिनिमम हो सकता है, वन से कम हो ही नहीं सकता है ना। तो दैट्स वाई इसका आंसर है वन। इन दिस क्वेश्चन हमें ये लिमिट फाइंड करनी है और ये मैट्रिक्स हमें गिवन है 2x2 ऑर्डर की। तो जब भी हमें m पावर n निकालना होता है किसी मैट्रिक्स का, तो अगर हम उसको डायगनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको डायगनलाइज कर देते हैं बेसिकली, अगर वो डायगनलाइजेबल है। सो आफ्टर डायगनलाइजेशन वी कैन राइट इट लाइक दिस। और अगर फिर हमें m पावर n निकालना है तो सो वी जस्ट डू दिस, तो यहाँ से m पावर n निकल जाता है। बट ये डायगनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी है। पहले आइगन वेक्टर्स निकालो, फिर पहले आइगन वैल्यूज, देन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकाल के p निकालो, देन p इनवर्स निकालो। सो इट्स अ लेंदी प्रोसेस। सो अगर 2x2 की मैट्रिक्स होती है तो हम ये डायगनाइज करने के का नहीं सोचते, बल्कि हम उसको सोचते हैं कि इसका पैटर्न अगर हमें मिल जाए बेसिकली, कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में। सो यहाँ पे हम एम स्क्वायर निकालते हैं, तो एम स्क्वायर आ रहा है 1 पावर 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी दैट्स नॉट प्लस, मतलब ये एंट्री आ रही है, ये एंट्री जीरो ही रहेगी और ये एंट्री वन ही रहेगी।
and this is 1 by 2 into 1 by 4 plus 1 by 4. Yeah, so this is basically 1 by 8 plus 1 by 4. It is 1 plus 2, it is 3 by 8. ओके, तो यहाँ पे आ गया 3 by 8. अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एम क्यूब क्या आ रहा है, एम क्यूब 1/2 पावर 3, इधर हो जा रहा है 0, इधर हो जा रहा है 1, इधर जब तुम कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 7/16. ओके, एंड एम पावर 4 जब कैलकुलेट करोगे, वैसे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू लाइक गो फर्दर की मेक श्योर करना है कि हाँ क्या पैटर्न आ रहा है सच में, देन यू कैन डू दिस. 2 पावर ये हो जाएगा 4 एंड यहाँ हो जाएगा 15/32, यहाँ 0, यहाँ 1. तो अभी तुम पैटर्न क्या देखोगे, अगर m पावर n तुम्हें लिखना है तो यहाँ तो क्लियरली 1/2 पावर n हो रहा है ना, क्लियरली 2 की पावर बढ़ रही है, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है. ये टर्म क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, देखो यहाँ 2 पावर 3 है, यहाँ 2 पावर 4 है, यहाँ 2 पावर 5 है, तो डिवाइड में तो 2 पावर n प्लस 1 हो रहा है. ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर देखोगे तो ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है ना, और 7 क्या है, 7 2 क्यूब माइनस 1 है. 15 क्या है, 15 2 पावर 4 माइनस 1 है ना. तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 2 पावर n माइनस 1, ऐसा बन रहा है. ओके, so now you have the m power n. okay, so let's erase all these things. so अगर m पावर n मिल गया, अब हमें क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करनी है और फिर x से मल्टीप्लाई करके हमें अपना आंसर चेक करना है. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m पावर n इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा बिकॉज ये तो सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है, और ये तो 0 और 1 ही रहेंगे. ये कहाँ जा रहा है, 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पावर n प्लस 1. इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, हुँ? देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, अगर n इन्फिनिटी पे जाएगा तो, है ना. सो लेट्स ट्राई, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे तब तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि भाई लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बट लेट्स सी, वी हैव टू फाइंड आउट. तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो इसमें एलोपिटाल रूल लगा के देखते हैं. सो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं, 2 पावर n ही रहेगा, इनटू में log 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पावर n प्लस 1 इंटू log 2. ठीक है, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो कुछ नहीं किया है, बस n की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है ना. a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, यही तो होता है ना, a पावर x log a, ये होता है ना. सो नाउ ये कैंसिल हो जाएगा जो भी log 2 है, और ये बचेगा 1/2. ओके, सो ये जो लिमिट है ये 1/2 आ गई. ओके, सो नाउ अब हमारे पास m पावर n की लिमिट है, बस इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4/2 यानी 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4, सो 2 and 4. ओके, सो C इज़ द करेक्ट आंसर. सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम P3 टू P3, और P3 क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3. ठीक है, तो P3 की देखो ये जो P3 है ना वो फाइनाइट डायमेंशनल है, क्योंकि इसकी जो बेसिस है वो होती है ये, जो स्टैंडर्ड बेसिस है. इसमें 4 एलिमेंट है, मतलब डायमेंशन ऑफ P3 क्या है, 4. तो इसका मतलब फाइनाइट डायमेंशनल है. और अगर फाइनाइट डायमेंशनल्स के बीच में, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बीच में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो 1 1 होगी इफ़ एंड ओनली इफ ऑन 2. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 1 तो है बट ऑन 2 नहीं है, या फिर ऑन 2 तो है बट 1 1 नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो, है ना. तो इसका मतलब कि हमें क्या पता चलता है कि या तो ए करेक्ट है, या तो ए करेक्ट हो सकता है, या फिर बी करेक्ट हो सकता है, सी और डी करेक्ट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट्स ट्राई, और 1 इसका मतलब क्या होगा, हम सिर्फ 1 1 चेक कर लेते हैं या नहीं, है ना.
अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ऑन टू भी नहीं है, और अगर 1 1 है तो ऑन टू भी है। ओके, सो ऑन 1 1 कैसे चेक करें? अगर नल स्पेस में सिर्फ जीरो एलिमेंट जा रहा है तब 1 1 है, नल स्पेस में नॉन जीरो एलिमेंट जा रहे हैं तो 1 1 नहीं है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है ना ये 1 1 होने के लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो नल स्पेस में से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स से कोई हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया नल स्पेस ऑफ टी में से, और ये एफ ऑफ एक्स हो सकता है ऐसा दिखता हो। ओके, और अब क्या किया, इस पे टी लगाया, टी ऑफ एफ क्या होगा, दो बार डेरिवेटिव करना है, मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसका दो बार डेरिवेटिव करूँगा तो 2a2 बचेगा, और इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो 6a3x ये हो जाएगा। फिर प्लस पी ऑफ एक्स, यानी कि प्लस वही चीज़ दोबारा ऐड कर दो, यानी ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x क्यूब। ओके, और इक्वल्स टू जीरो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं नल स्पेस में से ले रहा हूँ ना, तो इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने। ठीक है, मैं नल स्पेस में देखना चाहता हूँ कि किस टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा हम ठीक से लिखें तो कांस्टेंट टर्म को पहले लिख लेते हैं 2a2 प्लस ए नोट। अब x का कोफिशिएंट लिख लेते हैं 6a3 प्लस a1, 6a3 प्लस a1 इंटू एक्स। अच्छा, ये हो गया। ओके, सो देखो ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, अब बचे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, तो इट विल बी a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब। ओके, so this is what t of f is. And this has to be 0. ये जीरो कब होगा, जब इंडिविजुअली हर एक टर्म का कोफिशिएंट जीरो होगा, तभी जीरो पॉलिनोमियल हो सकती है ना। तो इसका मतलब 2a2 प्लस ए नोट जीरो है, और 6a3 प्लस a1 जीरो है, और a2 जीरो है, और a3 जीरो है। अच्छा, a2 और a3 जीरो है, तो फिर यहाँ a पुट करूँगा तो यहाँ तो a1 जीरो आ गया है ना, और a2 पुट करूँगा यहाँ से a नोट जीरो आ गया, तो मतलब कि ऑल a2 a1 a3 a नोट सबको जीरो ही होना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है ना, नॉन जीरो होने की चॉइस नहीं है। सो a1 भी जीरो, a2 भी जीरो, a3 भी जीरो, और a नोट भी जीरो। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो नल स्पेस में जो एलिमेंट जा रहा है वो सिर्फ जीरो ही हो सकता है, क्योंकि फिर तो f जीरो हो गया ना, जो हमने f लिया था, बेसिकली जो हमने f लिया था वो जीरो हो गया। इसका मतलब नल स्पेस में से कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ वो जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब नल स्पेस में नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, और नल स्पेस में नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है मतलब क्या है कि नलिटी जीरो है, और नलिटी जीरो है मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 है, और 1 1 है तो ऑन टू है क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। सो आंसर इज टी इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ओके, इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स गिवन है एक्स एंड वाई ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। ठीक है, तो एक्स और वाई जो है कोई एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, विद रियल एंट्रीज, देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये बोल रहे हैं अगर पी इनवर्स एक्स पी इज डायगोनल for some real invertible matrix P. Okay, so that means if P inverse XP is equals to D, okay, then there exists a basis for Rn consisting the eigenvectors of X. तो ये कहना चाह रहा है कि देखो, अगर P इनवर्स XP इज इक्वल टू D लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है X इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, डायगोनलाइजेबल है एक्स, और जो पी मैट्रिक्स फॉर्म होती है ना, जो पी मैट्रिक्स होती है इस केस में, उसके जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, उसके जो कॉलम्स होते हैं वो आइगन वेक्टर्स होते हैं एक्स के, और अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और एन क्रॉस एन की है तो एन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलने चाहिए। ठीक है, और वो एन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अगर मिल जाएंगे तो वो बेसिस भी बना देंगे आर एन की, है ना, क्योंकि अगर एन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं आर एन में तो वो बेसिस बनाते ही हैं, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। सो दैट्स वाई ये जो पी के कॉलम्स होंगे वो आइगन वेक्टर्स भी होंगे और आर एन की बेसिस भी बनाएंगे। सो दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम डायगोनलाइजेशन। ओके, सो ए इज ट्रू।
नाउ इफ x इज डायगोनल विथ डिस्टिंक्ट डायगोनल एंट्रीज और एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स है, देन वाई इज ऑल्सो डायगोनल। ओके, तो एक्स डायगोनल है और जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। बेसिकली लेट्स से ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ठीक है, और ये अल्फा n है, बाकी एंट्री 0 है, और अल्फा i और अल्फा j, ठीक है, ये अलग अलग है, इक्वल नहीं है फॉर एनी आई एन जे, ठीक है। देन किसी मैट्रिक्स के साथ ये कॉम्प्यूट कर रहा है, किसी वाई मैट्रिक्स के साथ। वाई क्या है? एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है। ओके, तो वाई को लिख लेते हैं a11, a12, a1n, a21, an1 एंड ann। ओके, ऐसा लिख लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी बताओ? यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 1 a11, ठीक है, और मतलब कि जो फर्स्ट जो वो है, क्या कहते हैं, जो फर्स्ट रो है वो अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो इट विल बी अल्फा 1 एंड अल्फा 1 a12, सिमिलरली अल्फा n a1, और जो सेकंड रो है वो ऐसे ही अल्फा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिमिलरली ऐसे ही चलेगा ना। और जो फाइनल रो है वो अल्फा n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n1 अल्फा n a n2, ऐसे करके अल्फा n a n, ये आ रहा है मल्टीप्लाई। ये क्या आ रहा है? x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई आ गया हमारे पास। ओके, ऐसे ही अगर हम y इंटू एक्स निकालें तो अब की बार क्या करते हैं, इसको उधर लिख देंगे, क्योंकि वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई हमें लिखना है, ठीक है। तो अब की बार y यहाँ पे आ गया और हम निकाल रहे हैं वाई एक्स, तो ये हो जाएगा a11, a12, a1n, an1, ann। ओके, तो जब हम इसको अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आने वाला है? सो इट विल बी, यहाँ पे आ जाएगा a1, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा वही अल्फा 1 a11, है ना, अल्फा 1 a11। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अल्फा 2 आएगा और a12 आएगा, यानी कि अल्फा 2 a12, बेसिकली, एक मिनट, अल्फा 2 a12, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा 3 a13, चलो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड ही कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा अल्फा n a1n। इज इज करेक्ट? अच्छा, यहाँ पे अल्फा n नहीं आएगा, यहाँ पे तो वो नहीं रहेगा ना। ओके, अब सेकंड कॉलम सोच के देखते हैं कैसा लगेगा। सेकंड कॉलम यहाँ पे अब वही सिमिलर, यहाँ पे तो अल्फा 1 ही रहेगा, यहाँ पे बस एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा अल्फा 21, ये हो जाएगा अल्फा 2 अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट विल बी हेयर? हाँ, तो इट विल बी 2 2। ओके, ओके, मैट्रिक्स की तरह ही है, बट जस्ट अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो अल्फा 2 a 2n। ओके, so finally we will have alpha 1 here a n1 and alpha n a n। ओके, अब देखो एक्स वाई और वाई एक्स को हमें बराबर रखना है, ठीक है। तो a1 देखो डायगोनल तो ऑलरेडी बराबर आ रहा है, बट ये देखो अल्फा 1 a12 बराबर है अल्फा 2 a12 के, ठीक है, ये मतलब कि ये दोनों बराबर है। तो अगर इसको हम देखेंगे ध्यान से, बेसिकली ये दोनों मैट्रिक्स बराबर रखनी है ना, उससे देखना है क्या कंक्लूजन निकलता है। तो अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो, इन दोनों को इक्वल रखेंगे जब, यानी अल्फा 1 a12 बराबर है अल्फा 2 a12, तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से तो फिर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू a12 जीरो हो रहा है, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 तो बराबर है ही नहीं, डिस्टिंक्ट है, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, मतलब अल्फा a12 को जीरो होना पड़ेगा। सिमिलरली डायगोनल वालों को छोड़ के सबको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे रहेगा अल्फा 1, सॉरी यहाँ पे रहेगा अल्फा 2 a21,
तो जब इसको और इसको बराबर रखूंगा तब A21 0 हो जाएगा। तो डायगोनल्स को छोड़ के सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स Aij विल बी 0 इफ I नॉट इक्वल टू j। ठीक है, और जो डायगोनल पे है वो ऑलरेडी मैच कर रहा है। तो ये अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा, y हमने क्या लिया था, y तो लिया था ना वो A11 A12 जो भी है वो y लिया था, तो y क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, तो y को डायगोनल होना पड़ेगा। ओके, सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो इसमें मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो x कोई डायगोनल मैट्रिक्स लो और उसके जो डायगोनल पे एलिमेंट्स ले रहे हो वो अलग अलग लेने हैं सारे के सारे। ठीक है, फिर y कोई जनरल मैट्रिक्स लो और yx इक्वल्स टू xy रख के देखो, वहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी y के हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर एक्स स्क्वायर डायगोनल है तो x को डायगोनल होना पड़ेगा। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यू कैन ऑलवेज टेक दिस एग्जांपल। इसमें x ये ले लिया और x स्क्वायर करोगे तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो डायगोनल हो गया बट x फिर भी डायगोनल नहीं है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। ओके, द लास्ट ऑप्शन इज इफ x इज डायगोनल। ठीक है, x डायगोनल है और एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स है। ठीक है, x डायगोनल है और एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स हो जाता है, मतलब कि अगर मैं किसी भी y से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, किसी भी जनरल y से मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स से A11 A12 A1n एंड AN1 AN2 एंड ANN। ठीक है, और डायगोनल ले लिया, डायगोनल मैट्रिक्स ले ली वही अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ऐसे करके अल्फ़ा n। ठीक है, अब हर एक y के लिए अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर नहीं, मतलब कि हर एक फॉर एवरी वाई अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हमें पता चलता है कि सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स ही ऐसी है जो हर एक क्या कहते हैं हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर सकती है। ओके, दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट कि ओनली स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट विद ऑल अदर मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ से डी भी करेक्ट हो जाएगा। सो ए बी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n ऑर्डर की और एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है, बेसिकली एम क्यूब इज इक्वल्स टू आई, दैट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको जो है मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है और मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है। ओके, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। ठीक है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल के पास क्या चॉइस बची, देखो इसके फैक्टर्स अगर करते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आ जाएंगे। सो अब मिनिमल पॉलिनोमियल, या तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल को mx से डिनोट कर रहा हूँ मैं तो वो क्या हो सकती है, या तो एक्स क्यूब माइनस 1 हो सकती है क्योंकि वो डिवाइड करना चाहिए, या फिर वो x माइनस 1 हो सकती है, या फिर क्या कहते हैं ये हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा देखो, उसने बोला है कि एम वी इज़ नॉट इक्वल्स टू वी फॉर एनी नॉन ज़ीरो वी, है ना। इसका क्या मतलब है कि देखो अगर वन आइगन वैल्यू होता, इसके जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर वन आइगन वैल्यू होता एम का तो एम एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ये होता है अगर लैम्डा आइगन वैल्यू हो तो कोई कोई ना कोई एक्स मिलता है। ठीक है, तो अगर वन आइगन वैल्यू होता तो एम वी इक्वल्स टू 1 इंटू वी होता किसी ना किसी नॉन जीरो वी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब वन इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, सो वन इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ एम, लेकिन जो मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं वो आइगन वैल्यूज होती हैं एम की। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल्स के जो रूट होते हैं वही मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है, रिपीट भले ही उतनी बार ना हो रहा हो बट सिर्फ वही आइगन वैल्यूज हो सकती हैं उस मैट्रिक्स के पास। तो इसके रूट्स में तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ये नहीं हो सकता। इसके रूट में भी 1 है तो 1 तो आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो ये भी मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो मिनिमल पॉलिनोमियल मिल गया हमें ये। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल मिल गया। नाउ वी वांट टू सी दैट m हैज़ रियल आइगन वैल्यूज। देखो m के पास तीन ही चॉइस थी, या तो 1 आइगन वैल्यू ले ले, या ओमेगा ले ले, या ओमेगा स्क्वायर ले ले। 1 नहीं ले सकता क्योंकि ये कंडीशन है, तो या तो उसकी वैल्यू ओमेगा होगी या ओमेगा स्क्वायर होगी, यही हो सकती है, ये रिपीट हो सकती है कितनी भी बार, बट आइगन वैल्यूज यही है m के पास। और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में।
तो m के पास रियल आइगन वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, 1 ही हो सकती थी बस, वो है नहीं बिकॉज इस कंडीशन की वजह से, तो m हैज़ रियल आइगन वैल्यू गलत हो गया। नाउ द सेकंड m प्लस m इनवर्स हैज़ रियल आइगन वैल्यू। ओके, इसको देख लेते हैं। अच्छा, मिनिमल पोलिनोमियल है, मिनिमल पोलिनोमियल को भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स m स्क्वायर प्लस m प्लस आई इक्वल्स टू 0 होगा। m इनवर्स से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो ये m इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करके m बचेगा, इसको m इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा i बचेगा, इसको करूंगा m इनवर्स हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स m प्लस m इनवर्स इक्वल्स टू माइनस आई। हाँ, तो माइनस आई की आइगन वैल्यूज तो -1 होती है बस, वो n बार रिपीट हो रही होती है बट है सिर्फ -1 ही। तो इसका मतलब m प्लस m इनवर्स के पास सिर्फ -1 ही आइगन वैल्यू और कोई आइगन वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब m प्लस m इनवर्स हैज़ रियल आइगन वैल्यू। ये भी हो गया। नाउ n इज डिविजिबल बाय 2। देखो जो m है, m की आइगन वैल्यूज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, m हैज़ कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। अच्छा, और ये आइगन वैल्यू आते कहाँ से है, पोलिनोमियल के रूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के रूट्स होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, क्योंकि रियल आइगन वैल्यू तो इसकी एक भी नहीं है, सारे की सारी आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो पेयर्स में आती हैं। तो इसका मतलब जो रिपीटेशन है आइगन वैल्यूज की वो इवन नंबर होगा, और वही तो उस पोलिनोमियल का डिग्री बता रहा है। इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है उसका डिग्री भी इवन होगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वही ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इवन होगा, इवन होगा तो फिर सी करेक्ट है। अच्छा, अब इवन है तो फिर 3 से डिविजिबल हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। सो फाइनली बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। इन दिस क्वेश्चन v1 and v2 two vectors are given and m is the matrix whose column vectors are these। मतलब m जो है उसके कॉलम वेक्टर्स गिवन है। सो उसका जो पहला कॉलम है दैट इज 1 1 0 विच इज v1। सेकेंड कॉलम v2 है दैट इज 0 1 1। थर्ड कॉलम 2v1 माइनस v2, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड माइनस v2, दैट मीन्स 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 -1। एंड द लास्ट कॉलम इज v1 प्लस 2v2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। So there is 1 1 plus 2 3 and 0 plus 2 2। तो ये m मैट्रिक्स है। अब mx इक्वल्स टू 0 के ये जो होमोजेनियस सिस्टम बनेगा उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हैं। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रो एक्लन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो R2 को ऑपरेशन लगा देंगे, R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा 1 0 2 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, एंड ये तो सेम ही रहेगा। ये हो गया। एंड नाउ अब ये दोनों रोज तो सेम है, तो हम R3 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, दैट R3 माइनस R2। सो लेट्स डू दैट। तो वो करने से हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी, उसमें एक रो जीरो हो जाएगी ये वाले, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ, x y z w के साथ, और इक्वल रख देते हैं 0 के। ओके, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, देखो 4 वेरिएबल हैं, 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन है ना, और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने मिलते हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट है ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। देखो 2 इक्वेशन मिलेगी ना बस यहाँ से, इससे थोड़ी ना कुछ मिलेगा। तो 4 minus 2 is 2, so hence 2 is the right answer. In this question, a 7 cross 7 order matrix is given and a column vector is given. The rank of matrix is 4 and हमसे पूछा है rank of P plus A into A transpose. So इसमें दो theorems का use होना है, so let me write them. The first one is that rank of A plus B
is less than equals to rank of A plus rank of B, and the second one is rank of A into B is always less than equals to minimum of rank of A rank of B. So these two we have to use. So let's say A is equals to P plus A into A transpose, और इस A का रैंक हमें निकालना है. Then and let's say B is equals to minus A into A transpose, then A plus B is P. So rank of P is less than equals to, basically rank of A A plus B is less than equals to rank of A plus rank of B. That means rank of P plus A into A transpose plus rank of माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज. अच्छा, माइनस लगा दो या हटा दो, उससे रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, रैंक उतना ही रहता है. किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो रैंक चेंज नहीं होता है. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि रैंक ऑफ पी प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू रैंक ऑफ पी माइनस रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, इसी को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं कि देखो क्या हुआ. सेम इक्वेशन को बस मैं दोबारा से लिख रहा हूँ कि रैंक ऑफ पी प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ पी माइनस रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, ओके. सो दिस इक्वेशन वी हैव नाउ. लेट्स फाइंड द रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, अब देखो ए का रैंक क्या होगा. ए का रैंक भी ए जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है. ओके, सो कॉलम मैट्रिक्स मतलब उसका एक ही कॉलम है, और जो रैंक होता है कॉलम वेक्टर या कॉलम रो का, सॉरी रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर का, वो एक या जीरो होता है. बिकॉज जीरो तब होगा जब सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, और एक होगा जब एटलीस्ट एक नॉन जीरो. बिकॉज इसमें एक ही इंडिपेंडेंट कॉलम मिल सकता है ना. या फिर एक और थ्योरम होती है कि अगर m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो m और n में से जो कम होगा रैंक उतना या उससे कम हो सकता है ना. तो यहाँ पे 1 कम है तो रैंक या तो 1 हो सकता है या 1 से कम हो सकता है. तो रैंक ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज. और इन दोनों का ही रैंक 1 या 1 से कम है, यानी दोनों का ही रैंक 1 से कम है, तो वी कैन राइट इट दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या 1 होगा. रैंक इंटीजर होता है, तो दिस आइदर दिस इज 0 और 1. उसको पुट करके देख लेते हैं. देखो अगर 0 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आ रहा है, रैंक ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ पी, और रैंक ऑफ पी 4 गिवन है, तो यहाँ पे 4 पुट कर लेते हैं. तो यहाँ अगर 0 पुट करोगे तो रैंक ऑफ पी 4 से बड़ा है, वो सॉरी रैंक ऑफ पी प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो 4 से बड़ा है, 4 या 4 के इक्वल या 4 से बड़ा है. और अगर 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा कि ये 3 से बड़ा है. तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो लीस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब कम से कम कितना हो सकता है ना. तो 3, बिकॉज 3 से कम तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये 1 से ज़्यादा नहीं होगा. ये 1 से ज़्यादा होता तभी तो ये 3 से कम हो सकता था, है ना. तो 3 या 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब लीस्ट जो वैल्यू वो ले सकता है वो 3 ले सकता है. सो 3 इज द आंसर. इन दिस क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा डेल्टा आइगन वैल्यूज गिवन है और हमें ये फाइंड करना है. सो इसका जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये वाली रो जो है वो पूरी की पूरी 0 है, दैट मीन्स इस इट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा. और डिटर्मिनेंट 0 होगा मतलब एक आइगन वैल्यू तो 0 है, 1 आइगन वैल्यू इज 0. एंड इसका मतलब जब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तुम निकालोगे तो तुम्हें एक क्यूबिक पोलिनोमियल मिलेगी, है ना. उसके मल्टीप्लाई में लैम्डा होगा बेसिकली. सो जब तुम करोगे a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 सिंपली, then you will get equation like this, minus 2 lambda square minus lambda plus 2 is equals to 0. ठीक है, ये इक्वेशन मिल जाएगी. देन यहाँ से ओके एल जो एक आइगन वैल्यू 0 है उसको अल्फा अज्यूम कर लो, एल एट अल्फा इज 0. देन बाकी तीन यहाँ से निकाल लेते हैं.
सो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ये हो जाएगा लैम्डा -2, और यहाँ से -1 कॉमन आ सकता है, सो लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0. So it will be lambda square -1 into lambda -2 equals to 0. Okay, so यहाँ से lambda is equals to +-1 and 2. Okay, so basically चारों की चारों आइगन वैल्यू हमें पता चल चुकी है. एक 0 है, एक 1 है, एक -1 है, और एक 2 है. ठीक है, इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इट विल बी 0 + 1 + 1 + 4, it will be 6. So 6 is the answer. So this is it for this video, and thank you very much for watching.